नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में किए गए लेह दौरे और चीन को दिए गए कड़े संदेश का असर दिखाई देने लगा है। पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। साथ ही आपको बताएंगे कि देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 24,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख के पास पहुंच गया है। साथ ही बताएंगे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कौन कौन से राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। साथ ही बात होगी सावन के पहले सोमवार की। दिखाएंगे आपको कैसे इस बार भक्तों ने अपने आराध्य की पूजा की। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में किया गया लेह दौरा और चीन को दिया गया कड़ा संदेश असर दिखाई उसका देने लगा है। भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। भारत और चीन के बीच लगातार चल रही बातचीत की प्रक्रिया के चलते भी ये प्रगति हो रही है। भारत सीमा पर मौजूदा स्थिति को लेकर बारीकी से नजर बनाए हुए है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित गलवान घाटी में चीन के सैनिक पीछे हटना शुरू हो गए हैं। शीर्ष सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गलवान घाटी में चीनी सेना 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा क्षेत्र में अस्थायी निर्माण को भी हटाया जा रहा है। 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बाद ये पहला मौका है जब सीमा क्षेत्र को तनाव मुक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सीमा क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी जल्द ही इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। सीमा पर स्थिति को सामान्य करने को लेकर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच रविवार को ही टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति को तनाव मुक्त करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। साथ ही ये भी तय किया गया कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बनी सहमति का सम्मान करते हुए सीमा पर जल्द से जल्द शांति बहाली होनी चाहिए। दोनों विशेष प्रतिनिधियों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऐसी कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी जिसे लेकर यथास्थिति में बदलाव हो और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़े। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि भारत चीन सीमा पर तनाव को खत्म करने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रभावी कदम उठाए जाएं। बातचीत के दौरान इस पर भी जोर दिया गया कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए LAC पर शांति बनाए रखना और आपसी मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझाना आवश्यक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लेह का 1 दिवसीय दौरा किया था, जहां उन्होंने चीन को कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया था कि भारत अपनी अखंडता और सुरक्षा को लेकर किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव को खत्म करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर विभिन्न चरण की बातचीत हुई है। भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे वैश्विक भागीदारों के साथ भी इस मामले में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की बातचीत भी हुई थी। चीन को साफ संकेत दे दिया गया है कि अगर सीमा पर शांति नहीं होगी तो भारत और चीन के बीच में सामान्य संबंध स्थापित करना संभव नहीं होगा और इसीलिए दोनों देशों के बीच वापस जाने की प्रक्रिया फेज में होगी और कई फेज में होगी, टाइमली तरीके से होगी और दोनों पक्ष इस पर कड़ी निगाह रखेंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 7 लाख के पास पहुंच गए हैं। अब कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों की सूची में भारत, रूस को पीछे छोड़कर अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 20,000 के करीब पहुंच गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 61% के पास है। लगातार चौथे दिन देश में कोरोना संक्रमण के 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 24,248 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 6,97,413 हो गए।
वहीं 425 और संक्रमित लोगों की मौत के बाद देश में इससे मरने वालों की संख्या 19,693 हो गई। देश में कोरोना से मौत की दर 2.82% है। राहत की बात है, कुल संक्रमण के मामलों में से 60% से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 4,24,432 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं 2,53,287 लोगों का इलाज जारी है। अभी मरीजों की ठीक होने की दर 60.86% है। ICMR के अनुसार 5 जुलाई तक कुल 99,69,662 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से 1,80,596 लोगों की जांच रविवार को ही की गई। इस बीच देश में कोरोना की जांच के लिए लैब की संख्या बढ़कर 1,105 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेस्टिंग बढ़ाने, अच्छी तरीके से कांटेक्ट ट्रेसिंग और सही समय पर क्लिनिकल मैनेजमेंट पर जोर दिया है। सरकार के मुताबिक देश में पॉजिटिविटी रेट 6.73% है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेस्टिंग बढ़ाने, अच्छी तरीके से कांटेक्ट ट्रेसिंग और सही समय पर क्लिनिकल मैनेजमेंट पर जोर दिया है। सरकार के मुताबिक देश में पॉजिटिविटी रेट 6.73% है। कई राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट है। इसमें पंजाब का पॉजिटिविटी रेट 1.92%, गोवा 2.50% और राजस्थान 2.51% है। इन राज्यों का प्रति 10 लाख संख्या पर टेस्ट भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। वहीं तेलंगाना और महाराष्ट्र का पॉजिटिविटी रेट देश में सबसे ज्यादा है। भारत की सराहना करते हुए WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना डायग्नोस्टिक किट पर आत्मनिर्भरता के साथ भारत में परीक्षण के विस्तार में अच्छी प्रगति देखी जा रही है। परीक्षण, ट्रैकिंग, आइसोलेशन और संगरोध इस वायरस को दबाने का तरीका है। प्रारंभिक निदान गंभीरता और मृत्यु दर को कम करने में भी मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले करीब 1 लाख हो गए हैं, जो देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर है। केस बढ़ने के बावजूद दिल्ली में हालात में सुधार हो रहा है और टेस्टिंग 3 गुना होने के बाद नए केस की दर में कमी दर्ज की गई है। साथ ही मृत्यु दर में गिरावट आई है और रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले हफ्ते से कोरोना की स्थिति में ज्यादा सुधार हुआ है। साथ ही उन्होंने ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,244 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 99,000 से ज़्यादा हो गई है और एक दिन में 63 लोगों की जान गई है, जिससे राजधानी में कोरोना से अब तक 3,067 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन राहत की बात है कि पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और अब तक 71,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि स्थिति में सुधार हुआ है। इस समय दिल्ली में रोजाना 20,000 से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। वहीं 25,000 सक्रिय कोरोना मरीजों में से 15,000 का इलाज घर पर किया जा रहा है। अस्पतालों में करीब 10,000 बेड खाली हैं। दिल्ली के अस्पतालों में 6200 मरीज थे कोरोना के, आज कम होके एक हफ्ते में 5100 मरीज रह गए। तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो रही है, मरीज ठीक हो के घर जा रहे हैं। और इस टाइम दिल्ली में लोगों को ना टेस्टिंग की कोई समस्या हो रही है और ना बेड्स की कोई समस्या है। बेड्स भी आसानी से मिल रहे हैं, बेड्स को लेके कोई अफरा तफरी नहीं है। ऐप के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने बेड कहाँ खाली हैं। राजधानी में टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने के नतीजे दिखने लगे हैं। पिछले 2 हफ्ते में प्रतिदिन आने वाले मामलों और संक्रमण की दर में कमी आई है। ठीक होने वालों की दर में तेजी से इजाफा हुआ है, वहीं मृत्यु दर में कमी आई है। पिछले 2 हफ्ते की शुरुआत के आंकड़े देखें तो ग्रोथ रेट, संक्रमण दर में कमी आई है, वहीं रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। 22 जून को ग्रोथ रेट 5.46% था, जो 6 जुलाई को 2.6% हो गया। इसी तरह संक्रमण दर 22.5% से कम होकर 11.28% हो गई। इस बीच रिकवरी रेट 55 से बढ़कर 71% हो गया।
दिल्ली में कंटेनमेंट जोन के बाद अब अस्पताल पहुंचने वाले सभी संदिग्ध मरीजों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने 8 श्रेणी के मरीजों को इसमें शामिल किया है। साथ ही दिल्ली सरकार एक कोविड-19 वॉर रूम भी स्थापित करेगी, जो शहर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर 24 घंटे नजर रखेगा और वर्तमान स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटने के उपाय सुझाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सतर्कता बेहद जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकारें इसी के मद्देनजर सभी जरूरी कदम उठा रही हैं। कुछ राज्यों ने कोरोना के ज्यादा मामले वाले इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है, तो वहीं ऐतिहासिक स्मारक प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है कि वो आज से फिर से इनका दीदार करने लगे हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सोमवार सुबह से एक हफ्ते का ट्रिपल लॉकडाउन लगाया गया है। ये फैसला कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और सिर्फ आपात सेवाओं को ही अनुमति होगी। केरल सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए 1 साल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक पब्लिक और सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी होगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर स्थित कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने 6 जुलाई से 12 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। असम के दीमा हसाओ जिले में सोमवार से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया गया है, जबकि मणिपुर सरकार ने 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राज्यीय यात्री बस सेवा के संचालन पर अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में सोमवार से लॉकडाउन हटाने का फैसला लिया है, जबकि मदुरै और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन को 7 दिन के लिए बढ़ाया गया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए करीब 100 दिन से बंद ऐतिहासिक स्मारक सोमवार से खोल दिए गए हैं। हालांकि ताजमहल के दीदार के लिए लोगों को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में आ रहे स्मारक अभी बंद रहेंगे। वहीं राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों को सोमवार से खोल दिया गया है। स्मारकों को देखने आने वाले पर्यटकों को काउंटर से टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें ऑनलाइन टिकट खरीदना होगा। पर्यटकों के लिए कई नियम तय किए गए हैं, जैसे स्मारक स्थलों पर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और ग्रुप फोटो लेने की मनाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब देखते हैं कोविड-19 से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कौन सा देश इस महामारी से सबसे ज्यादा पीड़ित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन सी दवाओं पर रोक लगाई और क्या कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है? इस रिपोर्ट में देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमित मरीजों को मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अलावा HIV की दवा लोपिनाविर और रिटोनाविर के कॉम्बिनेशन की डोज देने पर फिर से रोक लगा दी है। WHO का कहना है कि इस दवा से मृत्यु दर में कमी नहीं आ रही है। संगठन ने रोक को लेकर कहा है कि ये फैसला ट्रायल के नतीजों को देखते हुए लिया गया है। वहीं 32 देशों से जुड़े 239 वैज्ञानिकों का दावा है कि हवा में मौजूद कोरोना वायरस के छोटे कण लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने WHO से दिशा निर्देशों में बदलाव करने की गुजारिश भी की है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वायरस के हवा से फैलने के पुख्ता प्रमाण नहीं हैं। बात करते हैं कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों की। दुनिया भर में कोरोना मामलों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या 5,34,000 से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल तादाद 28,88,000 को पार कर गई है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 1,29,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका के बाद सबसे खराब स्थिति ब्राजील की है, जहां कोरोना मरीजों की तादाद 16 लाख को पार कर गई है, जबकि इस वायरस से 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोरोना मरीजों के संक्रमण के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। रूस में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 6,86,000 से ज्यादा हो गई है और इनमें 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 के बाद चीन से एक और जानलेवा बीमारी बुबोनिक प्लेग के फैलने की खबर आ रही है।
देश के मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के बयानूर शहर में इस रोग को लेकर लेवल 3 की वार्निंग जारी कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये चेतावनी शनिवार को बुबोनिक प्लेग के एक संदिग्ध मरीज के दाखिल होने के बाद जारी की गई है। ये चेतावनी साल 2020 के खत्म होने तक प्रभावी रहेगी। 1 जुलाई को पश्चिम मंगोलिया के खोद प्रांत में भी 2 भाइयों के इस रोग से संक्रमित होने की पुष्टि की गई थी। इन दोनों भाइयों ने मामोट नाम के जीव का मांस खाया था। इन भाइयों के संपर्क में आए करीब 140 लोगों को अलग कर उनके विभिन्न अस्पतालों में जांच चल रही है। बुबोनिक प्लेग का इतिहास काफी पुराना है। मध्यकाल में इस रोग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि इस रोग के चलते यूरोप की आधी आबादी खत्म हो गई थी। ये रोग रोडियंट्स यानी चूहे की प्रजाति के जानवरों से फैलता है। ये बैक्टीरिया जनित रोग बहुत ही संक्रामक होता है और समय पर इलाज न होने पर मरीज की मौत भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते कुछ और खबरों को लेकर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। लोकसभा सचिवालय ने संसद भवन में होने वाली संसदीय समितियों की बैठकों को लेकर कोरोना महामारी के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें समिति के सदस्यों की बैठकों में मौजूदगी और सुरक्षात्मक उपायों को लेकर सुझाव दिए गए हैं। कोरोना महामारी की स्थिति के चलते बाधित हुई संसदीय समितियों की बैठकें फिर से शुरू होने जा रही हैं। इसके लिए लोकसभा सचिवालय की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि कोरोना संक्रमण फैलने की स्थिति से बचा जा सके। सचिवालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक समिति के समक्ष बैठक में शामिल होने वाले मंत्रालय या विभाग अधिकतम 5 अधिकारियों को ही बैठक में भेजेंगे। अगर बैठक में अधिक अधिकारियों का शामिल होना जरूरी है तो सभी के लिए बैठने की व्यवस्था अलग से लॉबी में की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते संसदीय समितियों की बैठकों में कर्मचारियों की संख्या भी सीमित होगी, लिहाजा बैठक की कार्यवाही शब्द दर शब्द रिकॉर्ड करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो सिस्टम की मदद ली जाएगी। इसका इंतजाम CPWD की तरफ से किया जाएगा। बैठक के बाद में ऑडियो रिकॉर्डिंग को ट्रांसक्रिप्शन के लिए हैंडओवर किया जाएगा। इसके अलावा समिति कक्ष के बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। साथ ही बैठक में शामिल सदस्यों के बीच 6 फीट दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा। ये भी तय किया गया है कि बैठक में किसी मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बैठक से जुड़े सभी दस्तावेजों को सदस्यों को डिजिटल माध्यम से भेजा जाएगा। मंत्रालयों या विभागों के अधिकारी वार्षिक रिपोर्ट या बैग जैसी सामग्री भी साथ नहीं लाएंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मई में एक बैठक की थी, जिसमें कोविड-19 से उपजे हालात और संसद की स्थायी समितियों की बैठकें आयोजित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की अध्यक्षता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थायी समिति 10 जुलाई को कोविड-19 और भविष्य में इस तरह की चुनौतियों को लेकर तैयारियों पर विचार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति की बैठक में हिस्सा नहीं लेने पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी ने समिति की 11 बैठकों में से एक भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन वो लगातार देश का मनोबल गिराने के साथ हमारे सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाने के साथ वो सब कुछ करते हैं जो एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता को नहीं करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट में गांधी परिवार पर कांग्रेस के दूसरे नेताओं को आगे बढ़ने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उस गौरवशाली वंश परंपरा से संबंधित हैं जहां रक्षा के मामलों में समितियां नहीं मायने रखती हैं। कांग्रेस के कई योग्य सदस्य हैं जो संसदीय मामलों को समझते हैं, लेकिन एक राजवंश ऐसे नेताओं को कभी बढ़ने नहीं देगा। ये वास्तव में दुखद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को सितंबर 2019 में रक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति का सदस्य घोषित किया गया था। 31 सदस्यों वाली इस स्थायी समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम हैं। समिति के गठन के बाद अब तक 11 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महान विचारक, राजनेता और संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी देश की एकता के लिए सदैव समर्पित रहे। उन्होंने देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान जैसे प्रावधानों का सैद्धांतिक विरोध किया। संसद द्वारा धारा 370 को निरस्त किया जाना उनको राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत के विकास में अनुकरणीय योगदान रहा है। उन्होंने भारत की एकता को आगे बढ़ाने के लिए साहसी प्रयास किए। उनके विचार और आदर्श देश भर में लाखों लोगों को ताकत देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के केंद्रीय कक्ष में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश की एकता व अखंडता को समर्पित उनके सिद्धांतवादी विचार सदैव प्रासंगिक एवं प्रेरणादायी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविवार को भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आह्वान करने का उद्देश्य संरक्षणवाद या अलगाववाद को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि विकास की एक व्यवहारिक रणनीति अपनाना है, जिससे देश अपनी निहित क्षमताओं को पहचान कर उनका लाभ उठा सके। मोबाइल ऐप एलिमेंट्स के डिजिटल लॉन्च के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य आधारभूत ढांचे, आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, मानव संसाधनों को समृद्ध बनाकर और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तैयार करके देश की आर्थिक क्षमताओं को नई ऊर्जा देना है। इंडिया इज पासिंग थ्रू ए क्रूशियल मोमेंट इन द हिस्ट्री। We are faced with a number of internal, external challenges, but I am confident that we should remain resolute in our response to the challenges thrown at us. उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की घोषणा बेहद उपयुक्त है, क्योंकि ये भारतीय आईटी विशेषज्ञों को जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाले विभिन्न ऐप तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। New India needs vibrant young thinkers who are willing to experiment and explore. We should innovate, not just imitate. Innovation is the watchword for the 21st century. We have all the ingredients for success. We need to just connect the dots and create synergies of action. The Prime Minister has given a call, 3-line mantra: reform, perform and transform. Transformation of the nation and transformation for the betterment of the lives of the people. Not only India, across the globe. उपराष्ट्रपति ने बताया कि 1000 से ज्यादा आईटी विशेषज्ञों ने मिलकर ये ऐप तैयार की है। ये आईटी विशेषज्ञ आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयं सेवक भी हैं। I call upon every Indian to rise to the occasion and adopt this campaign as his or her own. We can certainly chase the dream of transforming local India into a global India
by using our resources wisely and strategically. We can make it happen by unleashing the force of growth and giving space for creative experimentation. ऐप के इस डिजिटल लॉन्च में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी शामिल हुए। ऐप में यूजर्स के डेटा की सुरक्षा के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यूजर्स की स्पष्ट सहमति के बिना उनका डेटा किसी तीसरी पार्टी को नहीं दिया जाएगा। ये ऐप 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून का अलग अलग असर दिखाई दे रहा है। कहीं भारी बारिश के बाद हालात में सुधार आया है तो कहीं अच्छी बारिश का इंतजार है। असम के बाद अब गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश से बुरा हाल है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में मध्य और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। असम में कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश के बाद अब स्थिति में सुधार आया है। हालांकि अभी भी असम के 17 जिलों में करीब 7 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। बारपेटा जिले से सबसे बुरे हालात हैं। वहीं बिहार के कुछ जिलों में अभी भी भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। पश्चिमी भारत की बात करें तो गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। ऐसे में खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदियों के किनारे लोगों को नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। दूसरी तरफ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई सहित पश्चिमी तट पर अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज सावन का पहला सोमवार है। हर साल सावन मास की शुरुआत के साथ ही मंदिरों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन इस साल श्रावण मास के महीने में हर साल जैसी धूमधाम देखने को नहीं मिल रही है। इस बार ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में ही भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। हर हर महादेव और घंटियों की गूंज के बीच सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में भोले बाबा का अभिषेक किया गया। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिर में पुजारियों ने भी चेहरे पर मास्क लगाकर मंत्रोच्चारण के साथ रस्म अदा की। भगवान शिव के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में भक्त मंदिर भी पहुंचे, लेकिन इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल समेत तमाम सुरक्षात्मक उपाय भी अपनाए गए। कई जगहों पर भक्तों ने मंदिरों के बाहर से ही दर्शन किए। उज्जैन के साथ साथ वाराणसी, प्रयागराज, भोपाल, पटना, दिल्ली और हरिद्वार में इसी तरह का नजारा दिखाई दिया। कोरोना संकट के चलते राज्य सरकारों ने इस साल कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगाई हुई है। झारखंड में हर साल आयोजित होने वाले श्रावणी मेले को भी पहली बार स्थगित किया गया है। भक्तों को बाबा के दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने ऑनलाइन वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था की है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण ज्यादातर लोग भीड़ भाड़ से बचने के लिए अपने अपने घरों में भगवान शिव की आराधना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।